हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए वारसी सर आपके लिए एक ला चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सारे PYQ से ही लिए गए हैं। अब आपको अनसॉल्व पेपर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ही आपको कराने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है तो आइए चैनल को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक पढ़ लीजिए वरना आप कहोगे सर बड़ा जल्दी में हो आप। वंशगति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस इन वेरिएशन, यूपी बोर्ड क्लास 12। विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि इंपॉर्टेंट PYQ से, जैसा कि आपने स्लाइड में देख ही लिया है। उससे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। पिछली बार वो यूपी बोर्ड 2025 में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मेंडल कौन थे? लो भैया मेंडल ये थे। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। जो क्या काम करते थे? जो अनुवांशिकी के जनक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या काम किया था? मटर को उगाया था। मटर को क्यों लिया था आगे पता लग जाएगा कि क्यों लिया था, क्या काम किया इन्होंने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों को लिया। 7 का मतलब क्या हो गया? 7 का डबल करो कितना हो गया? टोटल कितनी वेराइटीज थी? 14, यानी कि एक पॉजिटिव वाले थे और एक कैसे थे? नेगेटिव वाले। आपको आगे पता लग जाएगा ये चीजें क्या कहने वाली हैं। ठीक है, मात्र 30 से 35 मिनट की क्लास में आपको मैं इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ और आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। मेंडल ने वंशगति के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए थे। मैं थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देना चाहूंगा जो मेरे एडिटर ने नहीं डाली है, लेकिन मैं डालूंगा। ठीक, मेंडल ने एक बुक दी थी बेटा। बुक कभी कभी पूछ ली जाती है, कौन सी बुक थी? बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी थी? एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिडाइजेशन इन पी प्लांट। अच्छा, इन्होंने काम कब तक किया था पी प्लांट पर? ये भी बता दूं मैं, 1856 से 1863 तक। 1863 तक, यानी कि इसके बीच का समय जो था वो कितने वर्षों का था? 7 वर्षों का समय था। याद रखेंगे हम, ये सारी बात मैंने आपको बताई है। और इनकी जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1884। यानी कि टोटल कितने साल लिए थे? 62 साल लिए थे। कैलकुलेट करके देख लेना। अब बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा बिना देरी के, क्योंकि हमें, और सुनो, ये मैंने एक्सटर्नल मेंडल चाचा आ जाओ आगे। पहला नियम जो था, देखो यार खुद देखो तुम, 2018 में, 2020 में, 2022 में क्या आपको लगता है? आप ईमानदारी से बताओ, आ सकता है ना प्रभाविता का नियम? ये 2 नंबर में तो बेटा जरूरी पूछा जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा चीजें याद रखनी चाहिए और चीजों को मतलब बहुत ही सिंपल वे में आपको याद ही रहना चाहिए। कोई दिक्कत लगे तो तुम्हारा वारसी भाई इधर है। तो प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। मैंने एक नहीं, अपनी ऑफलाइन क्लास में 1000 बार बताया और आज आपको भी बता दूं मैं। यहां से देखो, ये 2 टी है, ये 2 टी है, ये 2 टी है भैया। इधर देखो, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इधर दोनों कैसे हैं? स्मॉल है। ये तो इन्होंने बनाई है F2, लेकिन मैं आपको F1 बना के दिखाता हूँ। मेंडल ने क्या काम किया? एक टॉल प्लांट और एक तरफ बोना प्लांट लिया। ये सारे कैसे थे? इनके पास दोनों, यानी कि दोनों लेटर्स कैसे थे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अच्छा, इनको बोलते क्या है? इनको एलील बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। एलील यानी कि हमारी भाषा में लेटर बोलते हैं, आप लेटर बोलिए। तो जैसे ही इन्होंने इसको देखा तो एक को पकड़ा, दोनों को मिला दिया, एक को पकड़ा, दोनों को मिला दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर एक को पकड़ा, दोनों को मिला दिया, ऐसा करके कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये था कि इन्होंने ये बताया कि जब दोनों, यानी कि एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर होता है तो कैपिटल वाला लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर पे कैसा हो जाता है? यानी बड़े लोग छोटे लोगों पर कैसे हो जाते हैं? बड़े लोग छोटे लोगों पर कैसे हो जाते हैं? प्रभावी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बड़े लोग
छोटे लोगों को दबा देते हैं। इन्होंने यही बताया था, केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। और ये जो F1 पीढ़ी है ना, ये जो F1 पीढ़ी है, इसमें सारे के सारे पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी डोमिनेंट कहा जाता है, जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहा जाता है। अरे यार एक बात बताओ, ये प्रभावी हो गया ना, तो ये वाला कैसा हो गया, अप्रभावी हुआ नहीं हुआ? बात को समझो। देखो इन्होंने नीचे भी लिख रखा है, मैंने आपको करके बता दिया। इन्होंने F2 जनरेशन को बता दिया। अच्छा F2 जनरेशन में क्या होता है बेटा, F2 जनरेशन में मैं आपको बता दूं, इन दोनों को क्रॉस करवा दिया जाता है, और जैसे ही इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो इन्हें ये मिलता है, वो आपने देखा ना 3:1, तो वो यहाँ से लिया जाता है। देखो ये भी टॉल, ये तो है ही टॉल, ये भी टॉल, और ये वाले जिसमें दोनों स्मॉल टी होते हैं वो केवल बोने में गिना जाता है, अदरवाइज किसी में नहीं गिना जाता। 3:1 हम इसे ऐसे लिखते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ये होता है बेटा फिनोटाइप। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पृथक्करण का नियम। इन्होंने दिया था पृथक्करण, जैसे इन्होंने पहले प्रभाविता फिर पृथक्करण। देखो इधर इधर देखो डेट मेंशन मैं इसीलिए लाया हूं ताकि आपको अनसॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रही है बात? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सब्सक्राइबर बढ़वाइए, लाइक करिए और वीडियो को आगे तक पहुंचाओ। क्या देख के ना लाइक करते हो ना कुछ, अपना काम निकल गया, भाड़ में जाए सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, निम्न में से शुद्धता का नियम किसे कहा जाता है? लो भैया, F1 पीढ़ी के संकर में दोनों लक्षण प्रभावी और अप्रभावी साथ साथ रहते हैं, लेकिन आपस में मिश्रित नहीं होते। अब इन्होंने क्या कहा, देखो इधर F1 पीढ़ी के जो संकर क्रॉस के लक्षण होते हैं वो कैसे रहते हैं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या था, जो आपको मैंने अभी बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था प्रभावी और ये था कैसा, ये है प्रभावी और ये कैसा है, अप्रभावी। तो ये दोनों रहते तो एक साथ हैं, लेकिन ये वाला प्रभावी हो जाता है, वो बात अलग है। यही बताया मेंडल ने, सोच का फर्क है बेटा। युग्मक निर्माण गैमेट फॉर्मेशन के समय ये कारक एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बिल्कुल भैया, मैंने भी आपको बताया था, जब कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करते हैं, ये इससे मिल जाता है, तो ये तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए ना। कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एक दूसरे से अलग बनके एक नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। इसका मतलब साफ है ना, ये अलग ही हो रहे हैं। तो ये पृथक्करण का नियम है। अलग होने का ही मतलब, जुदा होने का मतलब अब समझ में आ गया होगा। F2 पीढ़ी में अनुपात, अभी जो मैंने पीछे बताया था 3:1, कहाँ बताया सर आपने, ये क्या लिखा है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे वाला बहुत इजी है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो 2018-2020, ये डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा, द्विसंकर क्रॉस को समझाओ, तो भैया समझाना पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ आपको टेबल भी बनानी पड़ेगी, और टेबल मैंने 2 मिनट में 5 नंबर पक्के, वीडियो देख के आओ फिर बताओ मुझे। इसमें क्या है, जब 2 या 2 से अधिक, यानी कि जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, RR और YY और स्मॉल r YY, याद है। जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों का डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, इधर देखो, यहाँ लिखा हुआ ना, येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन रिंकल। इसका मतलब साफ है ना, इसका मतलब ये होता है कि इधर उधर मिक्सिंग हो जाती है। मतलब मैं यहाँ पर ये वाला कैसा प्लांट है, राउंड येलो, ये राउंड येलो तो है, ये वाला कैसा है, रिंकल्ड येलो। अच्छा सर समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो आप, हिंदी में बताओ। गोल पीला मुरझाया हरा, गोल पीला मुरझाया हरा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये इनके दोनों के कैरेक्टर आपस में मिश्रित हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये यहीं पर कहा गया है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं कर सकते। प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एलील जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसके एलील जो होते हैं, यानी कि RR, जब टेबल बनाओगे तो आपको सब पता लग जाएगा किसके साथ RR YY जाता है, किसके साथ कैपिटल R YY ऐसे करके जाता है। ठीक है, टेबल देख लो, देखो यहाँ R है, यहाँ YY है, यहाँ R दोनों आ रहे हैं, यहाँ YY, यहाँ दोनों स्मॉल आ रहे हैं, यहाँ YY, यहाँ पर भी एक R, ऐसे करके। ये कहने का मतलब ये है, पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं करते हैं दूसरी प्रजाति को। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िए, दूसरा देखो, अपूर्ण प्रभाविता। भाई साहब सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपूर्ण प्रभाविता। ये क्या है, मेंडल का, ये मेंडल का अपवाद है। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से एक अपवाद लिखे। सर दूसरा कौन सा है, रुक तो जा, बता दूंगा तुझे मैं।
मेंडल के नियमों का अपवाद, जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता, दोनों के बीच एक नया लक्षण प्रकट होता है। कैसे होता है इन्होंने तो इससे बताया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताता हूँ। हालांकि ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन मैं बताता हूँ। इन्होंने रेड प्लांट लिया था, एक रेड प्लांट था, ये था रेड यानी कि लाल, और ये कैसा था, सफेद। तो इन्होंने जब इसको क्रॉस किया तो ये मिलेगा। अभी आपको पता था, मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब आपने एक दोनों कैपिटल और एक स्मॉल को मिलाया था तो पहली वाली पीढ़ी में यही तो मिला था। तो इन्होंने ये बताया था कि ये वाला जो लेटर होगा, अब आपके हिसाब से ये प्रभावी होना चाहिए, ये होना चाहिए लाल, लेकिन ये लाल नहीं होता, ये कैसा होता है, गुलाबी होता है। समझे? तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने ये कहा था कि मेंडल का नियम हर किसी चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और ये एक्सपेरिमेंट किया किस पे किया था वो भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा, गुलाबास, लाल फूल RR को देख लो, बता दिया नहीं बता दिया। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कितना था याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। F2 पीढ़ी में यह है जीनो और यह है फिनो, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का अनुपात सेम होता है। निम्नलिखित में से कौन से नियम का जीनोटाइप फिनोटाइप अपवाद सेम रहता है? स्वतंत्र अभिव्यंजन करें। समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताओ। सहप्रभाविता क्या होती है? देख रहे हो कितनी गजब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसे बताने वाला हूँ नहीं। कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलएलएस। सहप्रभाविता, जब F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता। अभी बताऊंगा। मवेशियों में त्वचा का रंग, ये बहुप्रभाविता का उदाहरण है। बहुप्रभाविता याद रखना, सॉरी बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति। ये वाला इसका उदाहरण देखो कितना मस्त है। मानव में AB और रक्त ग्रुप, इसमें एलील्स IA और IB अपना प्रभाव दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जैसे आप किसी के अंदर AB ब्लड ग्रुप है, और आपको मैंने पहले बता रखा है कि आपके अंदर ब्लड ग्रुप का कंट्रोल किसके पास में होता है, I जीन के पास में होता है, और वो कहाँ होता है, RBC के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर दोनों पेयर में I पाए जाते हैं, यहाँ पर A पाया जाता है, यहाँ B पाया जाता है। अब ये ना तो ये इस पर प्रभावी हो पाता है, ना इस पर ये प्रभावी हो पाता है, ना दोनों अप्रभावी हो पाते हैं, ना दोनों प्रभावी। तो दोनों अपना अपना लक्षण दिखाते हैं। जब दोनों अपना अपना लक्षण दिखाते हैं तब हम ऐसी कंडीशन को सहप्रभाविता कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये भी मेंडल का क्या है बेटा, अपवाद है। मेंडल के केवल 2 अपवाद हैं, दोनों अपवाद मैंने आपको बता दिए। आगे आओ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यह सिद्धांत वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत 2018, 2022 और 2026 में भी नोट कर लो। यह सिद्धांत सटन और बावेरी ने 1902 में दिया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। जीन क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। युग्मक निर्माण के समय होमोलोगस का मतलब होता है समान स्थिति वाले क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। निषेचन के समय, स्विच कर लेते हैं, निषेचन के समय क्रोमोसोम, ये नहीं होगा इधर, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो द्विगुणित हो जाती है। निषेचन के समय क्रोमोसोम की संख्या कैसे डबल हो जाती है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। ये 23 है, यहाँ पर अंडाणु भी 23 है, और जैसे ही इन दोनों का निषेचन होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। सबसे पहले किसने बताया था, और जगती का क्रोमोसोमवाद दिया था किसने, सटान और बाबेरी ने। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़े बेटा, स्विच करिए, आ जाएगी आगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्द चैप्टर खत्म करने की, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो कम टाइम में। 19 और 20 में आया हुआ है, आप सोच के देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। 19 और 20 में आया हुआ है, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीनों की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वे वंशागति के दौरान साथ साथ लिंक्ड रहते हैं, संलग्नता कहलाती है। मान लीजिए एक लड़का गोरा है और उसके बच्चे भी कैसे हो रहे हैं, गोरे होने वाले हैं, यानी कि गोरे हो रहे हैं, तो ये वाली प्रकृति कैसी कहलाती है, लिंकेज। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीनों की प्रवृत्ति वह जिसके कारण वे वंशागति के दौरान एक साथ साथ मिले रहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि गोरा गोरा लड़का, ऐसे याद रखो। इसकी खोज किसने करी थी बेटा, TH मॉर्गन ने, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर प्रयोग करके। भैया ये जैसे मैं बताऊँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, इसे कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। और ये जो फ्रूट फ्लाई एक ऐसी फ्रूट फ्लाई होती है जिसके अंदर XX और XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 2 सप्ताह का होता है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 8 गुणसूत्र होते हैं केवल। समझ में आ गई बात? 8 गुणसूत्र होते हैं, बाकी कोई काम की बात इसमें नहीं है। यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है, ये लिख लो। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2 जीनों के बीच की दूरी
यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है। सर जीन क्या होता है? डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या कहा जाता है? जीन। एक जीन के बीच की दूरी को नापने के लिए किसकी कौन से पैमाने का यूज किया जाता है? रिकॉम्बिनेशन मैप का यूज किया जाता है। और ये जो मैप दिया था अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट ने दिया था सबसे पहले, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं तो बस जल्दी जल्दी खत्म करने के मूड में हूँ बेटा। सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018, 2019, 2021, 2023 और 2026 लिख के ले लो पेपर में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तुम्हें यकीन नहीं होता मेरी बात पे तो कर लो आज। मनुष्य में लिंग निर्धारण XX और XY प्रकार का होता है। भैया XX किस में होते हैं? फीमेल में। और XY किस में होते हैं? बॉय में। नर में होते हैं 44। सर आपने तो 23 जोड़ी बोला था। हाँ 23 जोड़ी का मतलब होता है 46। 44 ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? दैहिक गुणसूत्र, इन्हें बोला जाता है ऑटोसोम, अलिंग गुणसूत्र। और लास्ट वाले कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। दो प्रकार के जो होते हैं लास्ट के, वो शुक्राणु क्या करते हैं? बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की, उस पर डिपेंड करता है। मादा 44 में, इनके अंदर भी 44 सेम होते हैं, लेकिन लास्ट के होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो अलग होते हैं। एक प्रकार के अंडाणु होते हैं और यहाँ से 100% एक्स, यानी कि ये क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है बेटा? नर पे, क्योंकि इसके पास में दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। यदि एक्स शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो लड़की बनेगी, यदि वाई तो फिर लड़का बनेगा। तो यानी कि पिता पर निर्भर करता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बना के दिखा रखा है। नया समझ में आए तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तुम्हारे बस की है नहीं कि तुम नोट करो, इसीलिए मैं चीज़ें बहुत शॉर्ट में और आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ बस। नेक्स्ट, पक्षियों में लिंग निर्धारण, इसकी 50% पॉसिबिलिटी है ये आ जाए, ठीक। तो ये कैसा होता है? ये हम लोगों का कैसा होता है? उल्टा। यहाँ पे लिखा हुआ है ZW, यहाँ लिखा हुआ है ZZ। अब ये आपने पढ़ा था, हम लोगों में XX पाया जाता है ना फीमेल में, लेकिन अब इन लोगों में कंडीशन चेंज, ये होता है फीमेल और ये होता है मेल, ठीक। ध्यान रखना बस। बाकी कंडीशन जैसी पिछली बताई थी, 50% ये 50% वो, रिवर्स हो जाती है कंडीशन, ठीक। आओ, पक्षियों में लिंग निर्धारण ZZ ZW प्रकार का होता है। ये मानव से विपरीत होता है। नर ZZ होता है। समयुग्मकी का मतलब होता है समान दिखने वाले एलील या समान दिखने वाले युग्मक को समयुग्मकी कहा जाता है। मादा जो होती है वो विषम युग्मकी होती है। यहाँ लिंग का निर्धारण मादा द्वारा उत्पन्न अंडे के प्रकार पर निर्भर करता है। पीछे पिता पर निर्भर कर रहा था क्योंकि उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है, ठीक है। आगे आओ, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के बाद सब एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैंने सब यहाँ पर नोट करके लिख दिया। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइबर बढ़ाने में क्या ही जाता है। पढ़ तो रहे हो ना, अगर कुछ फायदा हो रहा है तो यार मेरा भी फायदा करो, मुझे भी पुश करो आगे के लिए, है ना। तो बड़ा मेहरबानी हो जाएगी बेटा आपकी। आओ, जीवों के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में होने वाले अचानक और वंशागत परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए में अचानक होने वाले अनुवांशिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन 2 प्रकार की होती है। बिंदु उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट। अब इसमें डीएनए के एक क्षारक युग्म अगर इधर से उधर हो जाए तो कौन सी डिसीज आ जाती है? सिकल सेल एनीमिया, जिसे हिंदी में कहते हैं दांत्र कोशिका अरक्तता। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे होगा हंसी आकार की आरबीसी बन जाएगी। पहले आरबीसी ऐसे करके होती है, तो ये हंसी आकार की, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी इसमें। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जब क्षारक युग्मकों के जुड़ने या घटने से पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ टी है ना, एडिनिन थाइमिन। ये आगे वाले चैप्टर में पूरी पीएचडी करा दूंगा इस पे, लेकिन बस अभी इतना जान लो कि अगर इनका सीक्वेंस ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो सीक्वेंस बदल गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर ये एक खत्म हो जाए यहाँ से तो बिंदु उत्परिवर्तन। साफ सीधी बात है, ऐसे याद रखा करो। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम का यूज मैं वैसे भी बहुत कम करता हूँ, तो मैं जो सही लगे वैसे करूँ। लिंग सहलग्न रोग, भाई साहब ये सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, लिंग सहलग्न रोग से आप क्या समझते हैं? लिंग सहलग्न रोग से आप क्या समझते हैं? यही आएगा। और इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक हीमोफीलिया और एक आएगा आपका व्रणांधता।
यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि लगातार कैसा होता है, रक्त लगातार बहता रहता है। मतलब एक बार अगर चोट लग जाती है तो लगातार बहता रहता है। अच्छा सर ये किसी को भी हो सकता है? नहीं, ये एक कैसा रोग है, जन्म जात रोग है, और ये केवल और केवल किसको होगा, लड़कों को होता है, लड़कियों को बहुत कम होता है। बेटा इसमें तेरा घाटा, यह जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। मादा XX वाहक होती है। वाहक का मतलब ये होता है अगर उन्हें डिजीज भी हो जाए ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, जबकि नर सीधे प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास केवल X क्रोमोसोम होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, एक और बात सुन लो, एक और पॉइंट है, इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल डिजीज कहा जाता है। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसा रोग है जो रानी विक्टोरिया की सबसे पहले वंशावली में देखा गया था। ठीक है बेटा आगे बढ़िए, आ जाओ आगे। वर्णांधता किसे कहते हैं भैया? वर्णांधता अगर आपको इनमें से नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये आई टेस्ट है, अगर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं तो समझिए आपको वर्णांधता नहीं है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए वर्णांधता से पीड़ित हैं आप। जैसा वो था वैसा ही ये है। लॉन्ग आंसर में दोनों आते हैं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यह भी एक एक्स लिंग संलग्न रोग है। रोगी लाल और हरे लाल में विभेद नहीं कर पाता, और इसका जीनोटाइप क्या होता है, सामान्य स्त्री XX से, वाहक स्त्री XCX से, दोनों एक्स ही बनाओ। और वर्णांध पुरुष कैसे लिखा जाता है, ये नॉर्मल लिख दो। और वर्णांध पुरुष जो होता है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं XCY टाइप से हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, ये केवल और केवल 0.8% होता है फीमेल में, बाकी धड़ाधड़ बेटा मेल में होता है। बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सोच लो क्या क्या होता है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो हेलो, तो ये समझ में आ गया। और ये जो होता है आपसे पूछा जाएगा रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? रेलवे ड्राइवर बेटा इसीलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वो लाल और हरे में विभेद स्पष्ट नहीं कर पाता है, जैसा कि आप अभी नहीं कर पाए। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सुपर डुपर हिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह एक गुणसूत्रीय विकार है। सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट है। 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम की एक आधी सूत्रता के कारण उत्पन्न होता है। इसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। याद रखना, ये मैं लिख के दे रहा हूं, डाउन सिंड्रोम जरूर आएगा। लक्षण इसका क्या होता है? छोटा कद, गोल सिर, जीभ में खांच, चौड़ी हथेली और मंद बुद्धि इंसान हो जाता है। आंखें ऊपर की तरफ, मुंह खुला हुआ, छोटी सी हाइट, तो ये चीजें हो सकती हैं। और इसमें क्या होगा भाई, ये डाउन है ना, तो इसकी खोज किसने करी थी? डाउन, डॉक्टर डाउन ने की थी। ओ बेदर्दिया, इससे ज्यादा गाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भैया देख लो गुरु, ये बहुत ही बढ़िया है। टर्नर सिंड्रोम, और अच्छा उसमें एक बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाएगा। देखो एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति यानी कि मोनोसोमी बोला जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, यानी कार्बन 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ध्यान रखना। कैरियोटाइप इसका क्या होगा? 45, और ये लिखते ऐसे हैं। और ये केवल और केवल फीमेल में होता है। लौंडों में खुशी की लहर, कम से कम एक तो डिजीज हुई, ऐसा नहीं है यार, खुश मत हुआ करो। बांझ मादा, अंडाशय अविकसित हो जाता है और लैंगिक लक्षणों का इनमें अभाव होता है। ये केवल और केवल किसके लिए होता है? फीमेल में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इनसे जो पीड़ित होते हैं उन्हें मीठा बोला जाता है, स्वीट। पता नहीं भाई। कारण एक्स क्रोमोसोम की अधिकता यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें जैसे वैसे तो देखो हम लोगों में XY होते हैं, लेकिन एक X बढ़ जाता है, तो यानी कि अब अच्छा ये वाला पेयर देखोगे तो ये वुमेन की तरह नहीं है। अब ये जो वुमेन की तरह पेयर है तो साफ सी बात है हम लोगों में करेक्टर किसके आ जाते हैं? अच्छी से जानते हो तुम, बांझ बन मादा जैसे लक्षण का विकास हो जाता है, गायनेकोमेस्ट्री है, याद रखना। और इनके साइंटिस्ट देखो, जो सिंड्रोम लिखा है वही उसके साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से लिख दोगे, वो तो मुझे पता है कि तुम क्या क्या लिख सकते हो। फीलिंग्स जैसी हो वैसे ही लिखना।
डीएनए और आरएनए में अंतर, ये भैया लिख लो, इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम सबसे पहला एक हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबो शुगर, राइबो शुगर। क्षारक कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें थाइमिन होता है, याद रखना। इसमें कैसा होता है? यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है, इसकी एक कुंडलित होती है। बाकी चैप्टर खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो कौन से टॉपिक की चाहिए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हो तो कमेंट में बस एक बार लिख देना, क्योंकि तुम्हें शर्म आती होगी लिखते हुए, वीडियो देख के चले जाते हो, लिखना बिखना तो है ही नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, करो इंतजार फिर। धन्यवाद आप।